हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो लेक्चर। तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए थे। पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था, रिंग की वजह से निकाला था। तो एक रिंग वाला एक होमवर्क दिया था हमने, एक पॉजिटिव चार्ज है रिंग पर, आर रेडियस, सिमिलरली आइडेंटिकल रिंग है, उस पर नेगेटिव चार्ज है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी, और हमें क्या फाइंड करना था, इस पॉइंट और इस पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस, मतलब VA माइनस VB की वैल्यू फाइंड करनी थी। और ये सारे ऑप्शन थे हमारे पास, इनमें से एक करेक्ट था, तो इसको सॉल्व करना था। तो स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया है, सही है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और जिनको नहीं आया है तो उनके लिए बता देते हैं, सिंपल इक्वेशन है, बहुत प्रीवियस एग्जाम में भी आ चुका है, जेईई मेंस में। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले हम ए पर पोटेंशियल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो ए पर पोटेंशियल निकालना है, तो ए पर पोटेंशियल, ये चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, इसकी वजह से पॉइंट ए पर पोटेंशियल होगा, तो क्या होगा वो के क्यू बाय आर, सेंटर पे के क्यू बाय आर लिखा था हमने, ठीक है। अब किसी भी पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकालते हैं तो वहां पर जितने भी चार्जेस होते हैं सबकी वजह से पोटेंशियल निकलता है। तो ए है यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से पोटेंशियल होगा, और साथ में माइनस क्यू की वजह से भी ए पर पोटेंशियल होगा। और ये पॉइंट जो है इसकी एक्सिस पर है, डिस्टेंस क्या हो जाएगी ये वाली, ठीक है, ये आर स्क्वायर डी स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगी डिस्टेंस। और नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव, तो माइनस के क्यू अपॉन एक्सिस पर हमने ये लिखा था आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हो गया ए पर पोटेंशियल। ऐसे हम किस पे निकाल लेंगे, बी पर भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बी पर, ठीक है, एक तो हो जाएगा वही पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल इस पर कितना, फिर एक्सिस पर है तो के क्यू अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर माइनस साइन नेगेटिव की वजह से, नेगेटिव आएगा इसलिए माइनस लगा दिया पहले, और इसी के सेंटर पर है तो क्या हो जाएगा के क्यू बाय आर। अब हमें क्या फाइंड कर रहा था, VA माइनस VB, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। माइनस करना था तो मैं ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये जाएगा 2 के क्यू बाय आर प्लस में, और ये माइनस माइनस भी ऐड हो जाएंगे, ये माइनस 2 के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बस इसमें कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, तो 2 के क्यू कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लेंगे हम, 2 और k का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, यहां बचेगा 1 अपॉन r, 1 अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल, तो ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल इक्वेशन एकदम। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। एक और क्वेश्चन दिया था हमने पॉइंट चार्जेस वाला, जिसमें चार्जेस 1 2 4 8 इन पे रखे हुए थे, 2 माइक्रोकूलम के चार्जेस। x इक्वल्स 0, इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना था। एक x इक्वल्स टू 1 पर था, एक x इक्वल्स टू 2 पर, एक 4 पर, एक 8 पर, कितना कितना 2 माइक्रोकूलम, ऐसे इनफाइनाइट चार्जेस रखे हुए थे। हमें क्या करना था, हमें इस पर पोटेंशियल निकालना था, P पर पोटेंशियल क्या होगा, तो जितने भी चार्जेस है सबकी वजह से पोटेंशियल है इसके ऊपर, ठीक है, फर्स्ट की वजह से, सेकंड की वजह से, थर्ड की वजह से, और सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जैसे इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट ऐड कर देंगे। तो के क्यू का वैल्यू 2 माइक्रोकूलम, और इसकी डिस्टेंस ये मीटर में थी तो 1 मीटर, इसकी वजह से डिस्टेंस के 2 माइक्रोकूलम 2 मीटर, इसकी वजह से डिस्टेंस के 2 माइक्रोकूलम 4 मीटर, और ऐसे इनफाइनाइट। तो k कॉमन आ रहा है, k का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, 2 माइक्रोकूलम भी कॉमन आ रहा है, 2 × 10⁻⁻⁶। यहाँ क्या बचेगा, 1, यहाँ 1/2, यहाँ 1/4, आगे 1/8, और ये ऐसे इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी। ये 1/2, इसको 4 को कहते हैं 2 का स्क्वायर, तो यहाँ 2, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, फिर 2 टू द पावर 4, और इनफाइनाइट जीपी का सम में आता है, ठीक है। तो 9 × 2 ये तो हो गया 18, 10⁻³ और इसका सम होता है a अपॉन a का वैल्यू 1, 1 माइनस r, r का वैल्यू 1/2,
1 माइनस 1/2, 1/2 2 ऊपर आ जाएगा और ये फाइनल आंसर ऐसा दिखेगा। इसको लिख देंगे हम 36 किलो वोल्ट। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। देखो नाम से पता चल रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मतलब एक किसी सरफेस या और भी सरफेसेस होते हैं, ग्रुप ऑफ सरफेसेस। ये सरफेस लिखा खाली। तो एक ऐसी सरफेस जिसमें सारे पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स, जैसे मैंने सरफेस बना दिया है रैंडमली कुछ भी, और इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पर क्या हो, पोटेंशियल सेम हो। यहाँ पर जितना पोटेंशियल मान लो 10 वोल्ट, तो यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट, तो जितने भी पॉइंट्स है इसमें सभी पर सेम पोटेंशियल हो, तो इस सरफेस को क्या बोलेंगे हम, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिंपल है। तो इसकी डेफिनेशन नाम में ही है, क्या है, if we draw a surface in such a way that its electric potential is same at all points on the सरफेस, जितने भी पॉइंट सभी पे पॉइंट्स पर एक पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो उसको बोलेंगे हम, देन इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो नाम से डेफिनेशन बना देते हैं, ऐसी सरफेस जिसके सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई भी सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम है। कोई रैंडमली ऐसे बना लेते हैं, एक मान लो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल इस पर, इस पर, इस पर, सभी पर सेम है। तो दो पॉइंट ले लिए मैंने, एक पॉइंट ले लिया ए, एक पॉइंट ले लिया बी। अब मैं एक चार्ज को यहां से यहां ले जा रहा हूं, तो उसमें वर्क डन होगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लिखना चाहो तो एक्सटर्नल लिख लो, ए से बी ले जा रहा हूं ऐसे, तो वर्क डन क्या लिखेंगे, चार्ज, क्यू चार्ज को ले जा रहे हैं सपोज, पोटेंशियल डिफरेंस बी बी माइनस वी ए। या फिर इलेक्ट्रिक की वजह से लिखना चाहूं तो इलेक्ट्रिक की वजह से लिख सकते हैं, क्यू वी ए माइनस वी बी, दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं वर्क डन निकालूंगा, चाहे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से निकालू वर्क डन, चाहे इलेक्ट्रिक, और ध्यान रखना यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर रहे हैं, यहां से ला रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो क्या होगा, एक ये फोर्स हो गया, एक ये हो गया, दोनों का अगर मैं वर्क डन निकालूंगा तो वर्क डन को क्या मिलेगा। अब ये सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल मतलब ए पर और बी पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ए पर और बी पर पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन निकाल सकते हैं इजीली। क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू भी 0 और इसका वैल्यू भी 0, तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। किस पर, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। एक पॉइंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उस पर किसी चार्ज पार्टिकल को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं, तो उसमें वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। वर्क डन में इलेक्ट्रिक फोर्स 0 हो जाएगा। अगर हम काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करें तो वर्क डन में एक्सटर्नल फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर वर्क डन 0 आएगा। दूसरा पॉइंट क्या बता सकते हैं, देखो हमने रिलेशन पढ़ा था, मतलब जो वर्क डन होता है, वर्क डन को मैं चाहूँ तो क्यू मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूं ऐसे। वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, वर्क डन होता है। ये हमने किसमें पढ़ा था, 11वीं क्लास में। ठीक है,
फोर्स को लिख सकते हैं, मान लो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है इस जगह पर, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो क्यू इंटू ई डॉट डी। अब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, वर्क डन क्या आ रहा है, जीरो, मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। अब दो वेक्टर्स हैं, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पोटेंशियल है, तो मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता यहाँ पर, ठीक। और ठीक है, नॉर्मल कंडीशन ले रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट मूव कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं होगा। अब ये और ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, इसका मतलब क्या होगा, तो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये ई डॉट डी को मैं लिख सकता हूँ ई डी कॉस थीटा, तो ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, मतलब ये जीरो होगा और ये जीरो का बोलते हैं जब थीटा क्या होगा 90। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहां से मैं ऐसे डिस्प्लेस कर रहा हूँ इस तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा। यहां से मान लो इधर डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यहां से इधर डिस्प्लेस कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो हमेशा इसकी सरफेस के क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आ रहा है। उसको हम यहां से प्रूव भी कर सकते हैं कि वर्क डन जीरो है, तो वर्क डन जीरो मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं, दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है उसके लिए फील्ड लाइंस, उस पर फील्ड लाइंस क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का हमने पॉइंट पढ़ा था, क्या था पॉइंट, कि जो दो लाइंस है वो आपस में कट नहीं करती कभी भी फील्ड लाइंस, मतलब एक फील्ड लाइंस इधर जा रही है दूसरी ऐसे, तो ये कट नहीं करेगी, इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब एक जगह पर फील्ड की डायरेक्शन एक ही तरफ होगी, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल पॉइंट भी, इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक, दूसरी सरफेस को हम ऐसे नहीं बना सकते, मतलब ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इस सरफेस पर मैं फील्ड लाइन बनाऊंगा तो ऐसे बनेगी, इस सरफेस से फील्ड लाइन बनाऊंगा तो ऐसे बनेगी, और दो फील्ड लाइन कभी भी क्या होती है, इंटरसेक्ट नहीं होती। तो इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी। तो एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं चाहे तो, क्या, टू इक्विपोटेंशियल surfaces never intersect each other। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स को हम ध्यान रख सकते हैं, और अलग अलग टाइप के चार्जेस की वजह से फील्ड सरफेसेस भी बना सकते हैं। सरफेसेस कैसे बनेंगी, तो देखो मान लो कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज ले लिया, तो या थोड़ा बहुत स्फेरिकल भी ले सकते चाहो तो। पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मान लो, तो इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी, तो देखो सिंपल कैसे बना सकते हैं, B इक्वल्स टू पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाय आर। क्यू कांस्टेंट है, के तो कांस्टेंट है इसी, अगर आर को भी कांस्टेंट करते हैं, आर को भी फिक्स कर दो, तो वी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इससे आर डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, इससे आर डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सब पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा। तो आर डिस्टेंस का अगर मैं लोकस बनाऊंगा सारे पॉइंट्स का लोकस बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, वो बनेगा एक स्फेरिकल सरफेस। क्या बन जाएगी, वो एक स्फेरिकल सरफेस हो जाएगी, और उसके सेंटर पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये भी आर डिस्टेंस पर, सारे पॉइंट्स आर डिस्टेंस पर है, अगर स्फीयर को कंसीडर करें तो ये सारे, ये सरफेस जो होगी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगी। और पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस ऐसे निकलती है बाहर, फील्ड लाइंस, तो फील्ड लाइंस अपने भी परपेंडिकुलर बन गई। ठीक है, और भी बनाने से मान लो ये तो सपोज इस डिस्टेंस को आर लेते हैं, 2r रेडियस का बनाया तो 2r रेडियस की भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगी।
मान लेना स्फीयर है, ठीक है। तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। इसके सारे पॉइंट्स पर पर्टिकुलर पोटेंशियल होगा, सपोज मान लो 40 वोल्ट, इसकी भी सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होगा, मान लो 20 वोल्ट। क्यों? क्योंकि मैंने क्या करे, यहाँ पर रेडियस r कंसीडर करी थी, यहाँ पे 2r कंसीडर की है, तो 2r कंसीडर करूंगा तो जस्ट पोटेंशियल यहाँ 2r रखूंगा तो p की वैल्यू जस्ट हाफ हो जाएगी। इसलिए अगर इसको 40 मानूंगा तो इसको फिर 20 लेना पड़ेगा, जैसा मैंने कंसीडर किया है। चाहो तो बीच में एक और बना सकते 30 की, इसके आगे एक और बना सकते 10 की। तो यहाँ पर एक और पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें। क्या समझाना चाह रहा हूँ? जैसे जैसे मैं फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूँ, देखो यहाँ पर 40 मिला, यहाँ पर क्या मिला 20, और आगे बढ़ूंगा तो 10। तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। इधर से फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में आगे बढ़ूंगा पोटेंशियल डिक्रीज होगा, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में आगे बढ़ूंगा पोटेंशियल डिक्रीज होगा। मतलब मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कोई भी, तो यहाँ पर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा और जैसे जैसे आगे जाता जाऊंगा पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ पर इसके कंपैरिजन में वहां पर पोटेंशियल कम होगा। इसको भी लिखेंगे मैथमेटिकल टर्म में आगे। तो ये तो हो गया स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल surfaces due to point charge। तो पॉइंट चार्ज की वजह से ऐसे बन जाएगी, ठीक है। स्फेरिकल, मान लो एक लीनियर चार्ज है, लीनियर चार्ज मतलब एक वायर ले लिया हमने और उस पर पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज दे दो, रॉड भी ले सकते हो, इसमें पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब इसकी वजह से कैसी होगी फील्ड लाइंस, सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखो इसकी शेप वायर की शेप सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है, और पॉइंट की शेप हम स्फेरिकल कंसीडर करते हैं। तो पॉइंट की वजह से स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इसकी वजह से जो होगी वो सिलेंड्रिकल हो जाएगी। तो ये ऐसे में इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकता हूं। ये जो कर्व सरफेस होगा, इस कर्व सरफेस जो बनेगी ये इक्विपोटेंशियल होगी। ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसके, ये एक्सिस के अलोंग है, ये जो वायर है इस सिलेंडर के एक्सिस के अलोंग है, और इसकी जो कर्व सरफेस के जितने भी पॉइंट्स है वो इससे इक्वी डिस्टेंट पर है। तो सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होगा। और बनाना चाहो तो और बना सकते हो, ये दूसरा सिलेंडर थोड़ा बड़ा, ये भी इक्विपोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगी बाहर, ऐसे फील्ड लाइंस बना सकते हो। तो यहां पर भी क्या है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है फील्ड लाइंस, ठीक है। तो यहां लिख देंगे ड्यू टू लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज या फिर लाइन चार्ज लिख सकते हैं। ड्यू टू लीनियर चार्ज इक्विपोटेंशियल surfaces are cylindrical। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होगी वो सिलेंड्रिकल होगी, किसकी वजह से, लीनियर चार्ज की वजह से, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर चार्ज की वजह से। ऐसे ही मान लो अगर जो चार्ज है उससे इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत दूर है, जैसे ये लिया हमने चार्ज, इसकी वजह से एक सरफेस ऐसे बना दी, एक दूर ली मैंने बहुत, तो ऐसे बनेगी, स्फीयर बनाएंगे सेंटर, तो वो ऐसे हम कंसीडर कर सकते हैं। अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस इसकी वजह से ये वो, इसका छोटा सा पोर्शन अगर लूं तो छोटा सा पोर्शन में ऑलमोस्ट एक प्लेन की तरह कंसीडर कर सकता हूँ। छोटा सा पोर्शन, यहां से छोटा सा पोर्शन प्लेन की तरह। तो चार्ज से अगर मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लूंगा सरफेस को, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर, तो उसको प्लेन सरफेस कंसीडर कर सकते हैं। तो ये एक प्लेन सरफेस ये हो गई, मतलब प्लेन हो गए, दूसरा प्लेन ये हो गया। अगर फील्ड लाइन बनाऊंगा तो फील्ड लाइन जो होगी इनके
परपेंडिकुलर जाएगी। तो बना देते हैं, ये जो फील्ड लाइंस है ये इनके परपेंडिकुलर जा रही है, तो ये जो होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगी। तो ये भी इक्विपोटेंशियल है, ये भी इक्विपोटेंशियल, पर दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा। जैसे मान लो इस पर 40 वोल्ट है तो इस पर थोड़ा कम होगा, 15 वोल्ट 20 वोल्ट कुछ भी मान सकते, 40 से कम होगा, क्योंकि फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान रहे हैं हम यहाँ पर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो क्या होगी, पैरेलल प्लेन्स होंगे, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर पैरेलल प्लेन्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी वो पैरेलल प्लेन्स होंगी। तो इस चीज को भी हम ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ लिया, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है। अब रिलेशन लिखते हैं दोनों में, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब हमें पता है, क्या पता है हमें कि रिलेशन पता है किसमें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन। मतलब जो du का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन के इक्वल होता है, ठीक है। ये जो वर्क डन है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है। अगर एक्सटर्नल लिखो तो प्लस लिख सकते हैं। तो ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ये पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी du इक्वल्स टू माइनस dw, और dw को लिख सकते हैं हम f डॉट dr, ठीक है। और f को लिख सकते हैं q, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो q वेक्टर डॉट dr, q को इधर ले आओ, du बाई q इक्वल्स टू माइनस e डॉट dr। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये टर्म तुम्हें जाने पहचाने लगेगी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये क्या होता है, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये रिलेशन होता है। इसको चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हैं हम, VR2 माइनस VR1, R1 पे पोटेंशियल, R2 पे पोटेंशियल का डिफरेंस, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे R1 से R2 E डॉट dr। या फिर इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो कंसीडर करते तो R1 को इंफिनिटी ले लो, इसको R मान लो, तो VR को भी लिख सकते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल इंफिनिटी टू R E डॉट dr। ठीक है, ऐसे रिलेशन हम पहले भी लिख चुके हैं इस टाइप के। किसमें लिखा था, एक तो पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में लिखा था। पोटेंशियल एनर्जी UR2 माइनस UR1, फोर्स के लिए F डॉट dr R1 से R2, और इसको जब इंफिनिटी लिया था तो UR इक्वल्स टू इंफिनिटी टू R, ठीक है। वैसा ही है यहाँ पे, चाहो जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तुम्हें R की फॉर्म में, तब तो सिंपल ये ले लेंगे, ठीक है। और
अगर एक्स वाई जेड की फॉर्म में दिया हुआ आई कैप जे कैप की फॉर्म में, तो डी आर को हम क्या लेते हैं, ध्यान होगा तुम्हें, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप, ऐसा हम ले सकते हैं डी आर को। कब, जब ये आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में दिया हो ई वेक्टर, तो डी आर वेक्टर को ऐसा ले सकते हैं। तो ये चीज तुम्हें ध्यान होगी। और यहीं से हम क्या लिख सकते हैं, मान लो थीटा की वैल्यू 0 है, तो ई डी आर, यहां से देखो ई को लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू माइनस डीवी बाय डी आर, ये रिलेशन भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है, तो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। तो चाहो ऐसे लिख सकते हो, ग्रेडियंट वी। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में निकालना है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखते हैं, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वी आई कैप, डी बाई डी वाई ऑफ वी जे कैप, डी बाई डी जेड ऑफ वी के कैप। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब तो वी एक्स वाई जेड की फॉर्म में जब होगा, तो x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो y और z को कांस्टेंट लेंगे, जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x और z को कांस्टेंट लेंगे, और जब z के रेस्पेक्ट में करेंगे तब x और y को कांस्टेंट लेंगे। इस टाइप की रिलेशन हम कर चुके हैं पहले, तो ये रिलेशन भी पता होगा। ठीक, अगर सिर्फ x डायरेक्शन में लिखना है, तो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा dv बाई dx। सिर्फ y डायरेक्शन में लिखना है, सिर्फ z डायरेक्शन में लिखना है, तो ये रिलेशन होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ठीक है, एक और लिख सकते हैं क्या, जैसे मान लो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम शो कर सकते हैं ऐसे, पैरेलल लाइंस इक्विडिस्टेंट होनी चाहिए, इनसे शो कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें रिलेशन लिखना है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स का, R2 माइनस R1, ये हमने लिखा है E डॉट डी आर, R1 से R2। तो E कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, dr का इंटीग्रेशन R, तो माइनस E डॉट R ऐसा लिख सकते हैं चाहे, या R2 माइनस R1। तो इसमें हम डायरेक्टली में क्या लिख रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ठीक है, ध्यान रखना ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई हुआ फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू डायरेक्टली E डॉट डी आर, दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस E डॉट डी आर के इक्वल होगा। तो जैसे मान लो एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, चलो ऐसे लेते हैं, एक स्क्वायर बना लेते हैं, इस डिस्टेंस को R मान लेते हैं, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये पॉइंट्स हो गए A B C D। तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकता हूं। ठीक है, उससे पहले ये फील्ड लाइन है, ये फील्ड लाइन है, इसके जो परपेंडिकुलर ये प्लेन जो बनेगा, ऐसे एक वर्टिकल प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन जो बनेगा, उस परपेंडिकुलर प्लेन को मैं क्या बोल सकता हूं, उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकता हूं, क्योंकि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें एक प्लेन जो होता है वो इक्विपोटेंशियल होता है। तो ये लाइन उसी प्लेन पर आएगी, मतलब इस लाइन के इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। मतलब ए पर और डी पर पोटेंशियल क्या है, सेम है। यहाँ पर ऐसे बी पर और सी पर भी पोटेंशियल क्या है, सेम है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब मुझे निकालना है वी ए माइनस वी बी, सपोज तो वी ए माइनस वी बी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई है और आर वेक्टर भी इधर ही है, तो ई डॉट आर जब निकालूंगा तो क्या आएगा, वो ई इंटू आर आ जाएगा, क्योंकि ई डॉट आर मतलब ई आर कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 0, कॉस 0 1, मतलब ई इंटू आर हो जाएगा, सिंपल। तो पोटेंशियल डिफरेंस ई इंटू आर। ठीक है, दूसरा
अगर मैं VA माइनस VC लिखना चाहूं तो क्या आएगा, तो VA माइनस VC, तो ये भी क्या आएगा, ये भी E इंटू आर ही आएगा। क्यों, क्योंकि VB और VC क्या है, दोनों सेम है। तो ऐसे निकालो, ऐसे चाहो तो तुम इसको cos थीटा करके भी निकाल सकते हो। ये हो जाएगा √2r, ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। वैल्यू पुट करोगे 1/√2, √2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर मैं निकालूंगा VC माइनस VD, तो ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ये तुम्हें बताना है कितना आएगा वैल्यू इसका VC माइनस VD का। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ऐसा लिख सकते हैं, और यहीं से चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो थीटा 0 है, तो E इक्वल टू B/D लिख सकते हैं, ये V/R। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट, डिस्टेंस की मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां से यूनिट भी होती है एक और, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बना सकते हैं। इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट और इसकी मीटर, तो वोल्ट पर मीटर, ये भी यूनिट होती है। ठीक है, अब जैसे मान लो एक एग्जांपल करते हैं दोनों में रिलेशन का। सपोज हमें दिया हुआ है ऐसे, इफ in a region electric potential is given by V x y z x y plus y z plus x z, मान लो ऐसे दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा। इक्वेशन हो गया, पोटेंशियल एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स जेड इसकी फॉर्म में दिया हुआ, एक्स वाई जेड की फॉर्म में। तो E वेक्टर इक्वल्स टू, ये हमने लिखा था d/dx v I कैप d/dy v j कैप k कैप। और यहां बताया था मैंने क्या, जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y और z को कांस्टेंट लेंगे। तो इस पूरे को x के रेस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएशन, और y और z को कांस्टेंट मानो। तो x y का करते पहले, तो y कांस्टेंट है, y बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। y z का करो, y z दोनों ही कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, ठीक है। और x z का करो, z कांस्टेंट है, z बाहर आ जाएगा, और x का 1, तो ये तो हो गया i के। तो पहले x के रेस्पेक्ट में क्या चाहिए मिला, इसका y, इसका 0 और इसका z। अब इस पूरे का कितना है, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका, तो x कांस्टेंट, x बाहर आ गया, y का 1। y के रेस्पेक्ट में करेंगे, z कांस्टेंट, z बाहर आ जाएगा, y का 1, और x z कांस्टेंट है, पूरा 0 हो जाएगा। अब इसका z के रेस्पेक्ट में करो, x y कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0, y z का y हो जाएगा, और x z का x। ठीक है, तो फाइनल आंसर को कैसे लिख देंगे हम, E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस y प्लस जेड आई कैप, x प्लस जेड जे कैप, x प्लस वाई के कैप। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। सपोज उसने क्वेश्चन में दे दिया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,1,1, इस पॉइंट पे फाइंड करना है। तो x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, और z की वैल्यू भी 1 है। तो चाहो तुम यहाँ पे 1 1 1 पुट कर दो, 1 और 1 2y कैप, 2j कैप, 2k कैप, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y z को कांस्टेंट ले लेंगे, जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x z को कांस्टेंट, और जब z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो
एक्स और वाई को कांस्टेंट ले लेंगे और इस टाइप की क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया दोनों में रिलेशन। अब हम पढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट पार्ट चैप्टर का, वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इन आया टॉपिक हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? सपोज दो चार्जेस है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए, प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू, और दोनों के बीच का सेपरेशन डी है सपोज। तो ये डिस्टेंस सेपरेशन बहुत कम होना चाहिए। तो ये जो सिस्टम बना, ये जो कॉम्बिनेशन बना, इस कॉम्बिनेशन को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो चाहो तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, अ सिस्टम ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉइंट charges plus q and minus q separated by a very small distance d, then it is called an electric dipole। तो कॉम्बिनेशन है प्लस क्यू माइनस क्यू का, डी डिस्टेंस सेपरेटेड है, तो इसको बोलेंगे हम क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। इस पूरे सिस्टम को, इसको पूरा एक ही कंसिडर करेंगे, एक चीज। ठीक है, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाएगा। अब इसकी हमें स्ट्रेंथ बतानी है। स्ट्रेंथ बतानी मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा या कम होगा, तो उसके लिए एक टर्म हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ को शो करने के लिए, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये होता है पी से हम इसको शो करेंगे, पी वेक्टर इक्वल्स टू क्यू इंटू डी वेक्टर। दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्यू को ले लेंगे और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी वेक्टर हो जाएगी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और हियर डी वेक्टर इज along the line। तो इसको मैंने माइनस क्यू लिख लेता हूँ, इसको प्लस क्यू लिख लेता हूँ। along the line joining minus q charge to plus q charge। ठीक है, मतलब माइनस क्यू से प्लस क्यू लाइन ज्वाइन कर रही है ऐसे, इसके अलोंग होगा डी वेक्टर, मतलब ये डी वेक्टर होगा इस तरह, और ये डायरेक्शन पी की भी हो जाएगी। तो पी वेक्टर भी इधर होगा, डी वेक्टर भी होगा। तो ध्यान रखना है तुम्हें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे, चार्ज और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करके, और इसकी जो डायरेक्शन होगी, ध्यान रखना डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, ये पी की डायरेक्शन होगी। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसकी चाहो तो तुम ऐसा यूनिट लिख सकते हो, ऐसा यूनिट हो जाएगी कूलम इंटू मीटर, चार्ज की कूलम इंटू मीटर, सिंपल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। क्या ये निकालेंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो भी एकदम सिंपल से हैं। देखो तो यहां लिख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो
इसमें सबसे पहले अलग अलग पोजीशन में निकालेंगे। पहली पोजीशन होगी ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब एक्सिस क्या होता है? एक्सिस होता है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और इनको जो ये लाइन ज्वाइन कर रही है पूरी लाइन ऐसे, तो ये पूरी लाइन जो होगी इस लाइन को बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम? एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सिस। ठीक है। अब इस एक्सिस पर मैंने पॉइंट ले लिया P, इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर, सेंटर से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले, इसी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक। चलो तुम इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जांपल मैं बता सकता हूं तुम्हें, जैसे HCl मॉलिक्यूल। तो HCl मॉलिक्यूल जो होता है, ठीक है, ऐसा हम उसको चाहे तो शेप कंसीडर कर सकते हो। इसमें H प्लस इधर और Cl माइनस इधर, और इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होती है। तो H प्लस पे कितना चार्ज होता है? प्लस E, Cl माइनस पे माइनस E। तो दो चार्जेस है, एक H प्लस एक Cl माइनस, दोनों के बीच में सेपरेशन जो होगा वो 10⁻⁻10 मीटर इस ऑर्डर का होगा, या -9 चाहो तो वैसा ले लो। ठीक है, एग्जैक्टली ध्यान नहीं, तो इसी ऑर्डर का होता है आसपास 10⁻⁻10 या -10। तो सेपरेशन बहुत कम है, तो इसको मैं डाइपोल बोल सकता हूँ। मतलब पॉजिटिव वाला अगर है, नेगेटिव वाला अगर है, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जांपल है HCl मॉलिक्यूल। ठीक है तो एक ही, इसको दो अलग अलग है, इसमें प्लस ही माइनस ही, तो इसको हम बोलेंगे डाइपोल बोलेंगे। तो ऐसे ही है, डाइपोल है, सेंटर से R डिस्टेंस पर पॉइंट P ले लिया, उस पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं मान लेता हूं -Q और +Q के बीच का डिस्टेंस 2L मान लेते हैं। ठीक है, पहले D लिया था, अब 2L ले लिया डिस्टेंस। ये कैसे भी ले सकते हैं? ठीक है, 2L इसलिए ले रहा हूं मैं क्योंकि सेंटर से ये वाली डिस्टेंस भी L हो जाएगी और ये भी डिस्टेंस L हो जाएगी, ये भी L ये भी L। तो फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें सिंपल दिखेगा हमें। अब देखो, ये टोटल 2L है, ये L है, ये R है, तो ये बचा हुआ ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इसको लिख देंगे R माइनस L। ऐसे ये R है और ये L है, तो यहां से ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? R प्लस L। ओके, अब मुझे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव की वजह से E1, नेगेटिव की वजह से E2, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। अब इनकी वैल्यू भी लिख लेते हैं। E1 क्या होगा? ड्यू टू पॉजिटिव क्या होगा? यहां से कितना डिस्टेंस है पॉजिटिव से? R माइनस L डिस्टेंस पे, तो होता है हमारा KQ/R स्क्वायर होता है, तो KQ/R स्क्वायर, तो R माइनस L का स्क्वायर। नेगेटिव वे से KQ/R स्क्वायर और R का वैल्यू R प्लस L स्क्वायर। तो दोनों आगे E1 E2 आगे। अब दोनों किस में आ रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे बड़े में से छोटे को। तो ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? E1 ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि अपॉन में वैल्यू कम है, अपॉन में वैल्यू ज्यादा है, तो E2 कम है। तो रिजल्टेंट फील्ड आ जाएगा हमारा E1 माइनस E2, और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और डायरेक्शन देखो कैसे आएगी? जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसी के अलॉन्ग होती है डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन ऐसे आएगी, इस तरफ, ये डायरेक्शन ऐसे आ रही है। ठीक है, तो ये लाइन जो जा रही है -Q से +Q की तरफ, ये वाली लाइन, तो इसके अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी एक्सिस पर। अब इसको सॉल्व करके लिखते हैं आगे, वैल्यू पुट करते हैं। E1 का वैल्यू क्या है? E1 का वैल्यू KQ बाय, इसको जल्दी कर लेते हैं। E2 का वैल्यू KQ बाय, सॉल्व करना था, KQ को माना जाएगा, R माइनस L का स्क्वायर, R प्लस L का स्क्वायर बचेगा, इसका एलसीएम ले लेंगे हम। इधर R प्लस L होल स्क्वायर हो जाएगा, उसको ओपन कर देते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। इधर R माइनस L का होल स्क्वायर आएगा,
उसको ओपन कर देते हैं, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL। देखेंगे तो ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, और ये ऐड हो जाएंगे, तो 2KQ 2RL 4RL R माइनस एल का स्क्वायर और R प्लस एल का स्क्वायर, इसको लिख देंगे हम A माइनस बी A प्लस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर। अब आगे कैसे लिख देंगे इसको, अब देखो हमने जो डाइपोल लिया था माइनस क्यू प्लस क्यू और उनकी सेपरेशन 12, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, वो है चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब Q इंटू 12, ये डाइपोल मोमेंट होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से Q ले रहा हूं और 4 में से 2 ले रहा हूं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, एक 2 ले रहा हूं यहां से और L ले रहा हूं, तो Q इंटू 2L, Q इंटू 2L को मैं P लिख दूंगा, बचेगा क्या, एक तो 2 बचेगा, एक R बचेगा और एक K बचेगा, तो 2KPR R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया क्या E का वैल्यू, ठीक है। और इसमें कंडीशन डाल देंगे इफ R इज ग्रेटर L, R की वैल्यू L से बहुत ज्यादा है, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, R स्क्वायर के इक्वल, तो ये R स्क्वायर और उसकी पावर स्क्वायर, तो पावर क्या हो जाएगी 4, ऊपर कितनी है 1, यहां हो गई 4, तो बचेगा क्या अपॉन में क्यूब बचेगा, तो 2KP अपॉन R क्यूब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किस पर, एक्सिस पर, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं E वेक्टर इक्वल्स टू 2KP वेक्टर अपॉन R क्यूब, क्यों, क्योंकि P और E की डायरेक्शन सेम आएगी, P की डायरेक्शन इधर होती है और E की डायरेक्शन भी इधर ही होगी, तो P और E हमेशा एक ही डायरेक्शन में आएंगे, तो जो P का डायरेक्शन होगा वो E का डायरेक्शन होगा, तो ऐसा लिख सकते हैं एक्सिस पर, ठीक है। अब पोटेंशियल भी निकाल लेते हैं, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वैसे ही बना लेते हैं डायग्राम, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, सेपरेशन 2L, सेंटर पॉइंट P, ये वाला डिस्टेंस R, ये R प्लस L, सॉरी R माइनस L, ये R प्लस L, पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल V1 क्या आएगा, KQ बाय R माइनस L, KQ बाय R होता है, नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल माइनस में होगा, तो नेट पोटेंशियल एट P क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, जितने भी चार्जेस है सबकी वजह से पोटेंशियल को, तो इन दोनों को ऐड कर दो, KQ कॉमन आ जाएगा, R माइनस L R प्लस L, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास क्या, R माइनस L R प्लस L, इधर R प्लस L माइनस R माइनस माइनस प्लस L, तो R R कैंसिल, ये 2L हो जाएगा और Q इंटू 2L क्या बन जाएगा P, तो KP, और ये A माइनस बी A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये B की वैल्यू आएगी KP अपॉन इतना, ठीक। अब इसमें भी चाहो तो कंडीशन डाल दो, इफ R इज ग्रेटर L, तो इसको हम क्या लिख देंगे, V इक्वल्स टू KP अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो KP अपॉन R स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया किस पर, एक्सिस पर। ऐसे दूसरी पोजीशन लिखते हैं, फिर दूसरी पोजीशन कैसे बनाएंगे, उस दूसरी पोजीशन को बोल रहे हैं इक्वेटोरियल लाइन, एट इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, जैसे मान लो ये डाइपोल है,
माइनस क्यू प्लस क्यू, सेपरेशन को 2L ले लेते हैं। तो ये वाली लाइन होती है एक्सिस, ये सेंटर, और एक्सिस के परपेंडिकुलर जो सेंटर से पास हो रही है लाइन, ये वाली ऐसे। तो ये लाइन जो होती है, इस लाइन को बोलते हैं हम इक्विटोरियल लाइन। क्या बोलेंगे? इक्विटोरियल लाइन है। इस पर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, P यहां पर, ठीक है, R डिस्टेंस। एक नेगेटिव वे से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, एक पॉजिटिव वे से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। पॉजिटिव वे से अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव वे से टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। आ गई E1 E2। वैल्यू भी लिख लेते हैं। देखो ये 2L है तो ये L होगा, ये क्या होगा? L। ये R, ये L, तो ये R² प्लस L²। ऐसे ये भी उतना ही होगा। चार्जेस के मैग्नीट्यूड भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो E1 E2 भी सेम आएंगे। मैग्नीट्यूड है ना, डायरेक्शन अलग अलग, तो इसको लिख देंगे KQ/R²। इसका स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ऐसा दिखेगा E1 E2। अब मान लेते हैं ये वाला एंगल है थीटा, ये भी थीटा होगा, क्यों? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये लाइन बना दी ऐसे इसके पैरेलल, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब E1 E2 के मैं कंपोनेंट बना सकता हूं यहां पर। कैसे? E1 का इधर कंपोनेंट लो, E1 cos थीटा, E2 का कंपोनेंट लो, E2 cos थीटा, एंगल के साथ वाला थीटा में, और दूसरा वाला कंपोनेंट इधर E1 sin थीटा, और इसका E2 sin थीटा। देखो E1 E2 सेम है, तो E1 sin थीटा E2 sin थीटा भी सेम होगा। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल। और ये सेम डायरेक्शन में आ रहे कंपोनेंट, तो ये वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? ऐड। तो नेट जो फील्ड मिलेगा वो इनकी वजह से ही मिलेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब E1 E2 सेम है तो इसको 2E1 cos थीटा लिख लो। E1 की वैल्यू, थीटा की वैल्यू cos थीटा वहां से लिख लेंगे। सॉल्व कर लेते हैं। E इक्वल्स टू 2E1 का वैल्यू KQ/R² प्लस L², और cos थीटा इस वाले ट्राइंगल में cos थीटा दिख रहा होगा तुम्हें, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? L, ये L, हाइपोटेनस ये, तो L अपॉन √R² प्लस L²। तो ये हो गया सिंपल हमारा K Q इंटू 2L। Q इंटू 2L क्या लिख देंगे? P। तो KP, ये पावर 1 और 1/2, 1 प्लस 1/2, 3/2 हो गया। ये आ गया। कंडीशन डाल दो, इफ R इज ग्रेटर L, L² को भगा दो, R² की पावर 3/2 R3, तो कैसा दिखेगा? E इक्वल्स टू KP/R3। तो एक्सिस पर क्या आया था? एक्सिस पर आया था हमारा 2 KP/R3। इक्वेटोरियल पे क्या है? KP/R3। तो एक में 2 है और इक्वेटोरियल पे Q2 नहीं है, ठीक है। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस KP/R3। माइनस क्यू आया, देखो P वेक्टर की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है, ये P वेक्टर की डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया? जस्ट अपोजिट। तो इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होता है? P के अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है, P इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। P माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो ये तो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल भी निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P क्या हो जाएगा? V इक्वल्स टू पॉजिटिव वे से पोटेंशियल KQ/R² प्लस L², नेगेटिव वे से नेगेटिव, और डिस्टेंस उतना ही। सॉल्व करो इसको।
आता है सॉल्व करना, तो बी का वैल्यू 0। तो ये जो इक्वी पोटेंशियल लाइन, ये जो लाइन होती है ये वाली इक्वेटोरियल लाइन, तो इक्वेटोरियल लाइन जीरो पोटेंशियल लाइन होती है। जीरो पोटेंशियल मतलब इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल जीरो होगा, इस पर भी जीरो होगा, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, सब पर पोटेंशियल जीरो होगा। इक्वेटोरियल लाइन के सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल जीरो होता है, जीरो पोटेंशियल लाइन बोलते हैं इसको, इक्वेटोरियल लाइन, जीरो पोटेंशियल लाइन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एक्सिस पर और इक्वेटोरियल पर। ठीक, एक और एक कोई भी रैंडम पोजीशन ले लेते हैं। ठीक है, थर्ड वाली एट अ रैंडम पॉइंट, कोई भी रैंडम पॉइंट ले लेते हैं। तो देखो रैंडम पॉइंट कैसे ले रहा हूं मैं, ये ले लिया मैंने डाइपोल माइनस क्यू, थोड़ा सा नीचे बना, माइनस क्यू प्लस क्यू, डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर, सेंटर इधर, और इससे आर डिस्टेंस पर कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लेना। तो ये इक्वेटोरियल पर है ना ही एक्सिस पर, थीटा एंगल पर ले लिया, एक्सिस से थीटा एंगल पर पॉइंट ले लिया। ये इस पर निकालना है हमें क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, इस P को मैं दो पोर्शन में डिवाइड कर रहा हूं। ये जो P है, P वेक्टर, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, इधर और इधर। कंपोनेंट ले रहा हूं इसके दो, तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट P cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये P वेक्टर है, P sin थीटा। तो है एक ही डाइपोल, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक डाइपोल ये हो गया, एक डाइपोल ये हो गया। अब मेरे पास दो डाइपोल है, तो ये वाला डाइपोल भी ध्यान दो, इस डाइपोल की डायरेक्शन इधर है और डाइपोल की डायरेक्शन के अलोंग ही पॉइंट है, मतलब इस वाले के लिए ये हो गई क्या, एक्सिस। ठीक है, पॉइंट को ओ ले लेते हैं। तो इस वाले डाइपोल के लिए ये लाइन एक्सिस हो गई, और एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है हमें, इसकी वजह से ये डिस्टेंस आर ले लेते हैं। आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के अलाउंग होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O पहला ड्यू टू P cos थीटा, क्या आ जाएगा, एक्सिस पर क्या होता है फील्ड, 2kp, P की जगह P cos थीटा अपॉन R क्यूब। यहाँ कंडीशन पहले से लीजिए, R ग्रेटर ले, तो P cos थीटा की एक्सिस पर है, तो ये हो गया। अब ध्यान देते हैं P sin थीटा, ये P sin थीटा, तो ये P sin थीटा की एक्सिस होगी, ये P sin थीटा की एक्सिस है, और उसके परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगा, P sin थीटा की परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगी, ये इक्वेटोरियल। तो P sin थीटा के लिए ये लाइन इक्वेटोरियल है, तो ये पॉइंट इक्वेटोरियल पे हुआ। इसके लिए इक्वेटोरियल पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पर P के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। P इधर है तो इसके जस्ट अपोजिट एंटी पैरेलल, तो वो हो जाएगा E2। तो ड्यू टू P sin थीटा इक्वेटोरियल पे क्या होता है, KP, 2 नहीं आता, खाली K और P, P की जगह P sin थीटा अपॉन R क्यूब। तो ये हो गया E1 और E2 की वैल्यू। तो ऐसे E1 E2 की वैल्यू लिख लेंगे हम। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो दोनों E1 E2 क्या है, परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर क्वांटिटीज है, जिनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं इजीली पैरेललोग्राम लॉ से। तो ये रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, P वेक्टर चौथे एंगल का अल्फा मान लो, तो रिजल्टेंट फील्ड E इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, ऐड कर दो, तो दोनों में कॉमन दिख रहा है उसको, तो पहले बाहर निकाल दो। तो KP अपॉन R क्यूब यहां पर है, KP अपॉन R क्यूब यहां पर भी, तो बाहर आ गया। यहां बचा 2 cos थीटा, स्क्वायर करेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहां sin थीटा प्लस sin थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा। तो ये रिजल्टेंट आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, 4 में से एक cos स्क्वायर थीटा ले लिया, उसको sin स्क्वायर थीटा से ऐड कर दिया, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, और यहाँ क्या बचेगा, 3 cos स्क्वायर थीटा बचेगा। तो कैसा दिखेगा,
KP अपॉन आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो कोई भी रैंडम पॉइंट पे आ जाएगा। अगर एक्सिस पर निकालना है तो ये जो एंगल है थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, या 0 रख दो। cos 0 1, 3 प्लस 1 4 का रूट 2, तो 2 KP अपॉन आर क्यूब। इक्वेटोरियल पे निकालना है एंगल 90 डिग्री, cos 90 0 तो 1, तो KP अपॉन आर क्यूब। चौथा अल्फा भी निकाल सकते हो एंगल, देखो tan अल्फा क्या हो जाएगा, ये दिख रहा है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर A2 बाई E1। थीटा का वैल्यू KP sin थीटा अपॉन आर क्यूब 2 KP cos थीटा अपॉन आर क्यूब, तो ये 1/2 sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा। तो रैंडम पोजीशन पर भी इक्विपोटेंशियल मतलब वो आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और उसके डायरेक्शन भी बता सकते हैं। थीटा तो पहले से थीटा से अल्फा और चले जाएंगे, थीटा की वैल्यू तो हमारे पास है, उससे अल्फा एंगल और निकाल लेंगे, तो पी से इतना डायरेक्शन पे रिजल्टेंट फील्ड आएगा। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, रैंडम पॉइंट पर वैल्यू भी बता सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो भी डाइपोल का ही है नेक्स्ट टॉपिक। अब निकालेंगे हम टॉर्क, डाइपोल के ऊपर टॉर्क। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे सबसे पहले, आता है हमें बनाना। पैरेलल लाइन इक्विडिस्टेंट हो गई। अब डाइपोल को मैं किसी एंगल पे ले रहा हूं, माइनस क्यू को इधर ले लेते हैं, प्लस क्यू को यहां पर ले लेते हैं, और दोनों के बीच का सेपरेशन डी ले लो, कुछ भी ले लो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके साथ ये जो पी वेक्टर है माइनस क्यू से प्लस क्यू, पी वेक्टर ये थीटा एंगल बना रहा है, ई के साथ पी थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, बस थीटा को इधर यहां बना लेते हैं। अब क्या होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉइंट चार्ज रखा होता है तो पॉइंट चार्ज पे फोर्स लगता है F इक्वल्स टू क्यू ई। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये पूरा एक सिस्टम, इस सिस्टम पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है जस्ट, और लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है। इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन, तो लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होती है। सेम चार्जेस पे क्या बनाता है, कपल बनाता है। ये कपल क्या करता है, इसको रोटेट करता है, इसको ऐसे घुमाएगा, तो ये डाइपोल को घुमाएगा, घुमाएगा मतलब क्या लगाएगा, टॉर्क। तो टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क होता है फोर्स, दोनों में से किसी एक का फोर्स, और जो लाइन ऑफ एक्शन है उनकी बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई। ठीक है, तो ये डी है, तो ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू डी साइन थीटा। ये डी है तो एंगल के सामने लो डी साइन थीटा, और एफ का मैग्नीट्यूड क्यू ई इंटू डी साइन थीटा। और क्यू इंटू डी को क्या लिख सकते हैं, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का डिस्टेंस, क्यू इंटू डी। क्यू इंटू डी को क्या लिख सकता हूं, पी, तो क्यू इंटू डी ये पी साइन थीटा, और उसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। पी इधर है, ई इधर है, तो पी से ई इसको घुमाएगा, ऐसे घूमेगा ये इस तरह से। तो ये हो गया, क्या हो गया, टॉर्क। तो टॉर्क के ये फॉर्मूला हो जाएगा। मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 90, थीटा को 90 लिखेंगे, मैक्सिमम टॉर्क पी के इक्वल, मतलब
जब ये डाइपोल ऐसे रहेगा, इस तरह से ऐसे रहेगा डाइपोल, तो टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। और जब थीटा जीरो होगा, थीटा जीरो तो टॉर्क मिनिमम जीरो और 180 भी ले सकते हैं। तब टॉर्क मिनिमम होगा, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे, साइन जीरो भी जीरो और साइन 180 भी जीरो। तो डाइपोल अगर ऐसे रखा हो तब भी टॉर्क जीरो लगेगा, और अगर ऐसे रखा हो तब भी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर पैरेलल रखा हुआ है डाइपोल, पैरेलल रखा हुआ है तो उस पर टॉर्क नहीं लगेगा, वो घूमेगा नहीं। ठीक, तो ये होगा टॉर्क। अब निकालते हैं इसके बाद वर्क डन। इन रोटेटिंग द डाइपोल, डाइपोल को रोटेट करने में कितना वर्क डन होगा। मान लो डाइपोल ऐसे और उसको घुमाकर ऐसे ले जा रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं ऐसे, अपने आप इधर घूमेगा, इसको उल्टा घुमा रहे हैं, तो इसमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन को ऐसे लिख देते हैं, टॉर डी थीटा, टॉर का वैल्यू पीई साइन थीटा डी थीटा। सपोज थीटा 1 से थीटा 2 घुमा रहे हो, पहले 30 डिग्री एंगल बना रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री बना रहा है। तो पीई कांस्टेंट, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, लिमिट पुट करेंगे तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये आ गया वर्क डन। अब इसमें कंडीशन डाल देंगे, मान लो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में था, किधर था पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब ये डाइपोल पहले ऐसे रखा हुआ था पैरेलल, फिर पैरेलल से घुमाकर मैं थीटा पे ले आया, पैरेलल रखा हुआ है मतलब थीटा 1 0, और कहां ले जा रहे हैं, थीटा पर, तो यहां से घुमाकर यहां ला रहा हूं, तो यहां 0 रख दूंगा और थीटा लिख दूंगा। तो पीई कॉस 0 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये आ गया वर्क डन। यहां से घुमाकर यहां ला रहे हैं, पैरेलल से घुमाकर इधर ला रहे हैं, तो ये वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क डन हो रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जब भी वर्क करते हैं तो वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। पर पोटेंशियल एनर्जी में एक और टर्म लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट। क्या लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट। नॉर्मली रेफरेंस पॉइंट हम हमारे अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, तो उसको हम इन्फिनिटी पे लेते हैं। क्या लेते हैं, नॉर्मली पॉइंट चार्ज की वजह से एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं हम, इन्फिनिटी पर रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट हमारे अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो यहां पर जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, यहां पर रेफरेंस पॉइंट लेते हैं ये वाला एलोंगेशन, मतलब अगर डाइपोल ऐसे रखा हुआ है तो ये रेफरेंस उसकी कंडीशन, रेफरेंस पोजीशन है। तो रेफरेंस पोजीशन पर हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल 0 कंसीडर करेंगे। तो अगर डाइपोल ऐसे रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। ऐसे रखा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो इसमें रेफरेंस पोजीशन हो जाएगी, मतलब u का वैल्यू 0 व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90। तो 90 डिग्री पर है तब पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और यहां से जो घुमा रहे हैं, यहां से जब घुमा रहे हैं तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो u इक्वल्स टू w का वैल्यू pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। कहां से कहां घुमा रहे हैं, 90 से थीटा तक। पहले 90 डिग्री पर है रेफरेंस पोजीशन पर, तो वहां से थीटा घुमा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, पीई cos 90 0 cos थीटा, तो u का वैल्यू आ जाएगा माइनस पीई cos थीटा। इसको चाहो तो तुम ऐसा लिख सकते हो, माइनस पी डॉट ई। तो ध्यान रखना, जो रेफरेंस पोजीशन होती है ये वाली होती है, यहां पर एनर्जी 0 लेंगे, थीटा एंगल पे एनर्जी इतनी आ जाएगी, तो u का वैल्यू माइनस पी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम दो पोजीशन डिफाइन करते हैं इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम मतलब जहां पर नेट फोर्स 0 हो, नेट टॉर्क 0 हो। तो दो एंगल मिले थे मुझे, एक थीटा 0 था तब भी टॉर्क 0 था,
एक थीटा 180 था तब भी टॉर्क 0 था। तो दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं यहाँ पर, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पहला लिख लेते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा मुझे थीटा 0 पर, थीटा 0 पर टॉर्क 0 होता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी माइनस पीई कॉस 0, मतलब यू का वैल्यू मिनिमम मिलेगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन वही होती है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या हो मिनिमम हो। तो जहां पर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। डायग्राम में ऐसा बना सकते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर और पी वेक्टर भी इधर ही। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, मतलब अगर तुम यहाँ छोड़ दोगे इसको तो यहीं रहेगा ये, यहां से थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे वापस घूम फिर के यहीं आएगा, तब भी यहीं रहेगा। ठीक है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। दूसरी हो जाएगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दूसरा वाला इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये यहां पर भी टॉर्क 0 होता है, फोर्स 0 होता है, बट जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो माइनस पीई कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस मैक्सिमम। तो जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है वो अनस्टेबल होता है। उसको कैसे बना सकते हैं, प्लस को इधर ले आओ, माइनस को इधर ले आओ, पी की डायरेक्शन होगी हमारी इधर, ई की उधर, तो ये हो गई अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों, क्योंकि यहां से अगर मैं थोड़ा सा भी इसको डिस्टर्ब करो, मान लो यहां से इधर ले आया हल्का सा, तो इस प्लस क्यू पे चार्ज फोर्स इधर लगेगा, माइनस क्यू पे इधर लगेगा, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो ये फोर्स क्या करेगा इसको पूरा घुमाएगा, ऐसे यहां से पूरा घुमाकर ऐसे ले आएगा। तो यहां से अगर तुमने थोड़ा सा भी इसको डिस्टर्ब किया तो ये पूरा घूमकर स्टेबल में आ जाएगा, तो ये अनस्टेबल है। इसको उल्टा कर देंगे तो स्टेबल हो जाएगा। तो ये हो गया स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए सिंपल सिंपल सा एकदम, बहुत इजी इसके फॉर्मूलाज हैं। मतलब पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस थीटा, टॉर्क पी साइन थीटा, वर्क डन पी 1 माइनस कॉस थीटा, या कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। इसके अलावा एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 kP अपॉन आर क्यूब, इक्वेटोरियल पर kP अपॉन आर क्यूब, पोटेंशियल की बात करें एक्सिस पर kP अपॉन आर स्क्वायर, और इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल 0। तो ये बहुत सिंपल सिंपल, इनको ध्यान रख सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस तुम्हें वीडियो के लास्ट में मिलेंगे, सर्कल वाले क्वेश्चंस, ठीक है, और पोटेंशियल वाले भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। तो सर्कल वाले क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने और उनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।